तो आज हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 10 है और लास्ट क्लास में मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में समझा रहा था, जिसके अंदर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये मैंने कुछ बताया ही था। ड्यू टू सम टेक्निकल एरर वो क्लास अचानक से रोकना पड़ गया था। आप लोगों को पता है क्या टेक्निकल एरर था। वहां तक आप लिखे हुए हैं जहां तक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करके फुल स्टॉप हमने डाला था। उसके नीचे 2 लाइनें लिखी और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे थोड़ा बहुत भी अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे बताया होगा, अगर थोड़ा बहुत भी आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया होगा कि जो पोलराइजेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये इस तरह का जो लाइट होता है जो इस प्रकार से हर प्लेन में जा रहा होता है, उसको जब आप निकोल प्रिज्म से क्रॉस करते हैं, दिस इज अ निकोल प्रिज्म, एक इस तरह का प्रिज्म है, दिस इज निकोल प्रिज्म, और इस प्रिज्म से अब इस लाइट को आप क्रॉस करते हैं तो इस तरफ जो हमें लाइट मिलती है वो पोलराइज्ड लाइट मिलती है। पोलराइज्ड लाइट मींस वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहा होता है। पोलराइज्ड लाइट मींस एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने वाला लाइट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट। तो जब लाइट को आप पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट एंड दिस इज पोलराइज्ड लाइट, इसको जब आप किसी केमिकल सब्सटेंस में या ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डालते हैं तो इसके पास 3 तरह की पॉसिबिलिटी आती है। या तो ये राइट को रोटेट करेगा, या तो ये लेफ्ट को रोटेट करेगा, या फिर ये बिना रोटेशन के पार कर जाएगा। बिना रोटेशन के पार होने का मतलब होता है कि 50% इसने राइट को 50% ऑफ द सब्सटेंस को राइट में रोटेट किया है और 50% ऑफ द सब्सटेंस को लेफ्ट में रोटेट किया। दोनों का 50-50% है तो आपस में दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गया, और उसको रेसामिक मिक्सचर, इस तरह का एक टर्म मैंने आपको बताया होगा कि वो रेसामिक मिक्सचर बन जाता है। तो ये जो एंगल है जिससे ये रोटेट करता है उसके बारे में मैं अभी लिखवाना चाहता हूं। राइट, द एंगल थ्रू विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड, द एंगल थ्रू विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज polarimeter. The angle through which the plane polarized light is rotated can be measured by an instrument called polarimeter. Polarimeter, polarimeter. ये लास्ट एक कॉन्सेप्ट रह गया था जो मैं शायद लास्ट क्लास में नहीं बोल पाया था। ये मुझे बोलना चाहिए था कि जो एंगल है, जैसे कैसे समझेंगे इसे। मान लीजिए सपोज करिए ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और इस सपोज ये लाइट रोटेट कर गई इस एंगल से। अब ये इसको मैं राइट साइड बोल रहा हूं, दिस इज राइट साइड। तो ये आपका प्लेन पोलराइज्ड था, वो राइट में, दिस इज योर राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट। तो राइट में ये रोटेट किया, जिस एंगल से रोटेट किया थीटा, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ पोलराइजेशन। और ये जिससे मेजर किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलैरीमीटर, दिस इज कॉल्ड एज पोलैरीमीटर। और इसी तरह से कई बार लेफ्ट में भी रोटेट करता है, जरूरी नहीं कि हर बार राइट में। अच्छा, जो राइट में रोटेट करेगा तो इसे क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज डीफॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज डीफॉर्म। और अगर ये मान लीजिए बाई चांस कुछ इस प्रकार से लेफ्ट में रोटेट किया, लेफ्ट में रोटेट किया तो अगर यहां पे भी थीटा आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। ये एल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस कहलाता है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक नया टर्म है पोलैरीमीटर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो एंगल विथ विच वो रोटेट कर रहा है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। आगे लिखें, राइट, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी, हेडिंग डालिए, हाँ, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड एनांशियोमर्स। मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, ASYMMETRY, molecular asymmetry, chirality, 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 and enantiomers। ये जो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ये मैंने स्टार्ट यहीं से किया था कि कोई भी सब्सटेंस जब कभी भी, एनेंशियोमर का स्पेलिंग होता है ENANTIOMERS। मैंने जो पूरी क्लास स्टार्ट की थी, ये पूरा जो आपका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट जो मैंने स्टार्ट किया था, वो यही बात लिखते हुए स्टार्ट किया होगा कि एक कायरल कार्बन होता है, उस कायरल कार्बन में ही आप क्या देखते हैं, आप
ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखते हैं और उसी से फिर ये कन्वर्जन और इन्वर्जन ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहां पर वो सारे कॉन्सेप्ट को हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। लिखिए, द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन, द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स, द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द corner of a regular tetrahedron, corner of the regular tetrahedron। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि चारों के चारों जो आपकी वैलेंसी है, चारों के चारों जो आपकी वैलेंसी है, ये जो भी ग्रुप्स लगे होते हैं उसके एंड में लगे होते हैं। जैसे ये ढक्कन यहां लगा हुआ है तो ये एंड में लगा होता है, ये जो ग्रुप है वो कहां लगा होता है, एंड में। दिस इज द बॉन्ड लेंथ। और जरा ग्रुप जो है वो कहां लगा होता है, उसके एंड्स पे लगा होता है। तो 4 कॉर्नर है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वेयर ईच एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। ये एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। और ये पूरा सिमेट्रिकल, आप जिस एंगल से देखेंगे ये एग्जैक्टली वैसा ही बनता है। जिस भी तरीके से देखिएगा आपको लगेगा ये हर तरीके से कैसा है, सिमेट्रिकल है। सेम ये कहीं से भी देखिएगा आपको एक ही प्रकार से दिखता है। ये इसकी खासियत है कि ये सेंटर से आप जिस भी तरीके से देखेंगे आपको ये हर तरीके से क्या दिखेगा, ऐसे देख रहे हैं तो भी टेट्राहेड्रल, ऐसे देख रहे हैं तो भी टेट्राहेड्रल, ऐसे देख रहे हैं तो भी टेट्राहेड्रल। ये किसी भी एंगल से देखिए दिखने में कैसा लगता है, टेट्राहेड्रल ही लगता है। ये इसकी खास बात है। तो ये जो चारों कॉर्नर्स हैं, अगर इस पे जो लगे हुए ग्रुप हैं, अगर चारों के चारों कैसे हैं, अलग अलग, और तो कोई दूसरा कलर का पेन मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं वो भी एक चौथा कलर का लगा देता, सपोज ये ग्रीन लगा देता, तो फिर ये क्या हो जाता, पूरा पूरा एसिमेट्रिकल हो जाता। गॉट इट। चलिए इसके बारे में लिखिए। राइट, regular tetrahedron, and if all the atoms or groups attached to the carbon atom, all the atoms or groups attached to the carbon atom are different, such carbon atom is called asymmetric carbon atom. Such carbon atom is called asymmetric carbon atom, asymmetric carbon atom और स्टीरियो सेंटर उस तरह के कार्बन को जिसमें चारों के चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हो। जैसे दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये कार्बन है ना, इसको मैं ए बी, तो इसको मैं कुछ और बोल देता हूं, डी बोल देता हूं। और यहां पर जो ग्रुप लगा है उसे मैं एक्स बोल रहा हूं, या इसको मैं एक्स, इसको वाई बोल देता हूं। तो ये इस प्रकार से आपका जो ग्रुप बना है, ये मैंने अभी जो स्ट्रक्चर बना के दिखाया था उसी में आपको समझ में आएगा कि ये क्या बनाया है मैंने अभी। ये मैंने यही बना रखा है। यहां पर ये जो मेरा फीस्ट है, जिसको आप मुट्ठी बोलते हैं हिंदी में, ये क्या है, कार्बन एटम है जो एग्जैक्टली सेंटर में है। ये ऊपर ए है, ये जो पीछे की ओर है। अच्छा, एक दो तो एक ही प्लेन में होते हैं। अब आप दोनों ब्लैक कलर वाले को अगर एक प्लेन में ले रहे हैं तो ये दोनों मैंने जो इस लाइन से बनाया वो दोनों एक प्लेन में, इसलिए दोनों एक कलर से लिया गया है। तो यहां पर ए है, यहां बी है। एक आपकी तरफ होगा आउटसाइड द प्लेन और एक क्या होगा, इनसाइड द प्लेन। तो जो आपकी तरफ होगा वो क्या है, वेज है, और जो पीछे की ओर जाता है वो क्या है, डैश है। तो इस तरफ ये y है और इस तरफ ये x है। कुल मिला के इस तरह का, जिसमें इस कार्बन पे चारों जो ग्रुप लगे हुए हैं वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। वहीं पर स्टीरियो सेंटर बनता है, यानी ये जो कार्बन है ये क्या बन गया, स्टीरियो सेंटर बन गया। जहां स्टीरियो सेंटर बनेगा वही स्टीरियो आइसोमरिज्म दिखाएगा। क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले स्टीरियो सेंटर बनेगा तब ना वो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स दिखाएगा, यानी वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या वेल्डन इन्वर्जन जो हम लोग कहते हैं। तो उसके लिए मुझे ये बात समझ में आनी जरूरी है कि ऐसा कोई कार्बन जिसमें चारों ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, तो ही उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, और उसी को हम लोग स्टीरियो सेंटर के नाम से जानते हैं। फुल स्टॉप। आगे लिखें, द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल वुड लैक सिमेट्री। द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, ये जो चार अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं इसके अंदर सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली जब चारों ग्रुप अलग अलग होंगे तो फिर सिमेट्री कैसा। अगर मैं बताऊं आपको कि सिमेट्री कहां दिख सकता है, तो एक एग्जांपल देखता हूं। CH3 कार्बन
CH3, यहां पे हाइड्रोजन लगा है, यहां पे हेलोजन लगा है, सपोज यहां Cl लगा है, यहां पर आपको एक सिमेट्री देखने को मिल सकती है। फिर भी अगर मैं बोलूं कि यहां पर भी Cl लगा है तो आप कह सकते हैं इस प्रकार से यहां पर एक सिमेट्री देखने को मिल रहा है, यहां पर इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी Cl, इधर भी Cl, तो ये सिमेट्रिकल हो सकता है। लेकिन जिस भी कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है, जिस भी कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल। भाई सिमेट्री नहीं है माने एसिमेट्रिकल, ए वर्ड वहीं लगता है ना जहां सिमेट्री नहीं होती है, तो एसिमेट्रिकल। तो लिखें द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल वुड लैक सिमेट्री and the molecule is called asymmetrical molecule, and the molecule is called asymmetrical molecule, full stop. The asymmetry of a molecule is responsible, the asymmetry of a molecule is responsible for the optical activity in such organic compound, is responsible for optical activity in such organic compound. तो अगर कोई ऑप्टिकल आइसोमर है तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है? ऐसा कोई कार्बन जो कि क्या हो? एसिमेट्रिकल हो। एसिमेट्रिकल कार्बन होगा वही रेस्पॉन्सिबल होगा आपके स्टीरियो आइसोमरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमर के लिए। ये एक एग्जांपल आप अपनी कॉपी में डाल लें सो दैट कि आपको पता चले कि व्हाट इज अ पर्टिकुलर, ये ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर किसे कहते हैं। ये एग्जांपल आप अपनी कॉपी में डालें। ये सिर्फ ये डाल लीजिएगा। ये तो बना लिया होगा आपने पहले? ये नहीं बनाए? ये तो बनाए होंगे जहां पे पोलैरिमीटर लिखवाया होगा मैंने। तुम नहीं बनाए मतलब तुम्हारा सेंस कमजोर है, तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये बनाना चाहिए था पोलैरिमीटर का डेफिनेशन जहां मैंने लिखवाया वहां पे। चलिए इसको बना लीजिए। अब ये बन जाने के बाद अब हम लोग धीरे धीरे समझते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है या कायरलिटी कैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी को प्रमोट करती है। तो पहले हमें यह समझना होगा कि कायरल कार्बन किसे कहते हैं। तो कायरल कार्बन मैंने बताया ना कि अगर ऐसा कार्बन जिसमें चारों के चारों क्या हो, अलग अलग ग्रुप हो, और इसके साथ एक और डेफिनेशन जुड़ा हुआ है, वो डेफिनेशन क्या लिख लेंगे, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कायरल कार्बन एंड कायरलिटी। कायरलिटी एक टर्म है। आपने हेडिंग क्या डाला है? आपने हेडिंग डाला है मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। समझ में आ गया एसिमेट्री किसे कहते हैं। सेकंड आपने लिखा कायरलिटी, और जब मॉलिक्यूलर एसिमेट्री एंड कायरलिटी समझ में आ जाएगा तब आपको एनेंशियोमर्स क्या होते हैं वो समझ में आ जाएगा, रेसामिक मिक्सचर क्या होता है वो समझ में आ जाएगा, और रेसेमाइजेशन क्या होता है वो समझ में, ये सारी चीजें आपको तब समझ में आ जाएगी। चलिए उसके नीचे लिखिए ऑल मॉलिक्यूल्स और ऑब्जेक्ट, ऑल मॉलिक्यूल्स और ऑब्जेक्ट हैव मिरर इमेजेस। All molecules or object has mirror images. All molecules and object has mirror images. हर मॉलिक्यूल का या ऑब्जेक्ट का क्या होता है? अपना एक मिरर इमेज होता है। ऑब्वियसली हर आदमी का भी अपना एक मिरर इमेज होता है। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर कार्बन की, तो क्या मैंने जो अभी बोर्ड पर बनाया है वो इसका मिरर इमेज है क्या? मिरर इमेज किसे कहते हैं? मिरर इमेज किसे कहते हैं? एग्जैक्टली अपोजिट, एक दूसरे के ऊपर सेम, मतलब आपका ये हाथ आपके ये हाथ के ऊपर क्या है? मिरर इमेज है। भाई समझ में आ रहा है? ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। अब इधर मेरा थंब है, इधर ही मेरा थंब है, इधर मेरा लिटिल फिंगर है, इधर ही मेरा लिटिल फिंगर है, तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेजेस है। पर मिरर इमेज होने के साथ साथ हर मॉलिक्यूल का अपना एक मिरर इमेज होगा। कुछ मिरर इमेज ऐसे होते हैं जो सुपर इंपोजिबल होते हैं, कुछ मिरर इमेज ऐसे होते हैं जो नॉन सुपर इंपोजिबल होते हैं। अब कहेंगे सुपर इंपोज होना और नॉन सुपर इंपोज होना क्या है? इसको ऐसे समझिए कि मेरा हाथ मेरे हाथ के साथ अगर मैं ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखूं, ये सुपर इंपोज कर रहा है क्या? ये सुपर इंपोज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जहां पे इधर मेरा थंब है उसके अपोजिट दिशा में इधर थंब आ रहा है। दिस इज नॉन सुपर इंपोजिबल इमेज। बट कई बार ऐसा भी होता है कि वो सुपर इंपोजिबल तब होगा जब ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर भी y रख दूं, यहां पर भी मैं क्या रख दूं?
y रख दूं और यहां पर भी क्या रख दूं, y रख दूं। अगर ऐसा है तो आपको चेक करना है कि ये सुपर इंपोजिबल है कि नहीं। आप इसको ऐसे उठाइए, इसके ऊपर रख दीजिए। जब आप इसको ऐसे उठा के इसके ऊपर रखेंगे, y के ऊपर आ जाएगा, इस y के ऊपर ये y आ जाएगा, इस x के ऊपर x और ये a के ऊपर ये a। तो ये क्या हो गया, सुपर इंपोज कर गया। मेरा राइट हैंड मेरे बेटे के राइट हैंड या किसी के भी साथ, किसी आप लोग में से किसी भी राइट हैंड के साथ ऑलवेज सुपर इंपोज होगा। सुपर इंपोज 100% नहीं हो सकता क्योंकि सब लोगों का हाथ अलग अलग साइज का है, पर अगर ऐसे भगवान कुछ सिस्टम देते कि मेरी यहां पे 2 हाथें होती, ऐसे एक और ऐसे हाथ होता। कई बार रहता है ना कुछ लोगों का कि वो थोड़े भगवान अजब उसको बनाए रहते हैं, वो नहीं उंगली नहीं, मैंने तो ऐसा एक वो आप लोग पता नहीं सर्कस वगैरह गए हैं या पहले मेला वगैरह लगता था, तो मेला में एक बोर्ड लगा रहता था कि अजीबोगरीब, वो नीचे सांप ऊपर मुंह ऐसे टाइप का सब दिखाते थे। तो उसमें ही मैंने एक बार कभी गणेश पूजा का मेला लगा था कदमा मैदान में, वहां पे देखा कि एक ही लेडीज, यहां से एक और लेडीज, इधर से यहां से साइड से एक और, माने 2 लड़की एक ही शरीर, इसके नीचे एक शरीर पर ऊपर 2। हैव यू सीन? ऊपर यहां से एक और, माने इधर 2 मुंह है, कमर से दोनों जुटे हुए हैं, तो माने बीच से ऐसे हो गए हैं, नीचे का शरीर एक ही है। समझ पा रहे हैं आप? 2 शरीर। वो थोड़ा अजूबा, बायोलॉजी के लोग ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे क्या टेक्निकल एरर हुआ जो इस तरह का कुछ कार्यक्रम हो गया, ये बायोलॉजी के लोग ज्यादा अच्छा समझेंगे। तो उन दोनों का अगर आप राइट हैंड करेंगे एक साथ तो सुपर इंपॉसिबल होगा। या किसी जुड़वे भाई का, जुड़वा बहन का, अगर दोनों का राइट हैंड एक साथ ले आएंगे तो वो सुपर इंपॉसिबल होगा कि दोनों एक ही साथ बढ़ रहा है, बराबर हाइट का है, बराबर एज, उसका दोनों का हाथ अगर ऐसे रख दीजिएगा वो एक के ऊपर एक क्या हो जाएगा, पूरा ओवरलैप कर जाएगा। तो पूरा ओवरलैप कर गया तो उसको बोलते हैं सुपर इंपॉसिबल। और जो ओवरलैप नहीं करता, जैसे ये ऐसे कर रहे हैं तो ओवरलैप हो रहा है, पर ये ओवरलैपिंग नहीं है, आप इसको उठा के इसके ऊपर डाल रहे हैं, दैट इज ओवरलैपिंग। जब आप इसको ओवरलैप कर रहे हैं तो देखिए मेरा जो फर्स्ट फिंगर है वहां पे इधर क्या आ रहा है, लिटिल फिंगर, इधर था हमारा, इधर था हमारा, तो ये नॉन सुपर इंपॉसिबल होगा। जो नॉन सुपर इंपॉसिबल कायरल कार्बन होता है वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ऐसा कब होगा, जब वो सिमेट्रिकल हो, नॉन सिमेट्रिकल हो, नॉन सिमेट्रिकल। इसीलिए एसिमेट्री आपको पहले समझाया गया कि जहां एसिमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर होगा वहीं पर कायरलिटी आ सकती है और एल्स कायरलिटी नहीं आएगी। तो कायरलिटी को आने के लिए यहां पर आपको क्या लगाना होगा, बी, और ये अब क्या हो गया, एसिमेट्रिकल हो गया। एसिमेट्रिकल हुआ तो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस हो जाएंगे। लिखिए, ऑल मॉलिक्यूल्स और ऑब्जेक्ट हैव मिरर इमेज, फुल स्टॉप। एन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल विच इज नॉन सुपर इंपोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, द ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल which is not superimposable या non superimposable on its mirror image is called chiral, is called chiral, and this property is called chiral, CHIRAL, and the property is called chirality, and the property is called chirality. डन। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा ही दिया है कि हम लोग का जो हाथ है वो आपस में क्या है, नॉन सुपर इंपोजिबल है। दोनों के, ये इसका मिरर इमेज होता है, राइट हैंड का मिरर इमेज लेफ्ट हैंड है। जब आप इन दोनों को सुपर इंपोज करेंगे तो ये नॉन सुपर इंपोजिबल होगा। और तब मेरे को याद आ रहा है मेरा बेटा कैसे कहता, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। वो ऐसे सिखाते थे वो छोटे स्कूल में, नहीं प्ले स्कूल में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। उसके बाद मेरा बेटा बोलता है तेजस को दे दो खा जाएगी। तो ये वाला लास्ट लाइन आप लोगों ने नहीं सुना होगा, वो उसके दादी उसकी सिखाई है, बोले तेजस को दे दो गुड 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 खा जाएगी। तो तब वो दूध ही पीता था तो उसको याद है कि गुड गुड करके खाया जाता है, छोड़ा है ना, तो दूध पीता था तो उसको खाना भी पता था कि गुड गुड करके खाते हैं। अब बड़ा हो गया तो बोलता है चिबा के खाया जाता है, तब छोटा था तो बोलता गुड गुड करके खा जाएगी। खैर, तो उसके नीचे आप ये डायग्राम बना ले। दिस इज ऑल्सो दिस इज एसिमेट्रिकल कार्बन, ये इसका मिरर इमेज है। और जब आप इसको उठा के इसके ऊपर पुट करिएगा तो y के ऊपर, b के ऊपर y आ जाएगा, ये y के ऊपर b आ जाएगा और x और a आपस में होंगे, पर वो सुपर इंपोज नहीं करेगा। और अगर वो सुपर इंपोज नहीं कर रहा है इसका मतलब ये कायरल कार्बन है और ये कायरलिटी शो करेगा।
जो कार्बन कायरलिटी शो करता है वही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। गॉट इट? ए कायरल कार्बन किसको बोलेंगे? ऐसा कोई कार्बन हो सकता है वो एसिमेट्रिकल हो, लेकिन अगर वो सुपर इंपोज कर जाए तो फिर हम उसे कायरल नहीं बोलेंगे, फिर वो क्या हो जाता है? ए कायरल। ए वर्ड मतलब नहीं, कायरल नहीं। लिखिए, द ऑब्जेक्ट विच आर सुपर इंपोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज, द ऑब्जेक्ट विच आर सुपर imposable on their mirror image, on their mirror image, on their mirror image are called achiral, are called achiral, are called achiral। अब मान लीजिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कायरलिटी का, ए कायरल का। सपोज करिए यहां पर मैं एक ग्लास बनाता हूं, नहीं ग्लास तो टफ हो जाएगा। सपोज मैं यहां पे ट्रायंगल बनाता हूं और इधर भी एक ट्रायंगल बनाया, और फिर इस ट्रायंगल के नीचे इस तरह का एक सर्कल बनाया, इधर भी इस ट्रायंगल के नीचे इस तरह का सर्कल, फिर इसके नीचे एक स्क्वायर बनाया। सपोज करिए आदमी ही बना रहा हूं मैं ना, हाँ, और फिर इस तरह के दो रेक्टेंगल। अज्यूम करना है कि ये मैंने आदमी ही बनाया है। बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक में हूं नहीं, तो जितना आर्ट जानता हूं उसके हिसाब से। अब मुझे बताइए कि अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर डाल दूं तो ये सुपर इंपोज करेगा नहीं करेगा? सुपर इंपोज करेगा। तो ये कायरल हुआ, ए कायरल हुआ, ये ए कायरल हो गया। दिस इज ए कायरल। तो कोई भी चीज दुनिया में जो सिमेट्रिकल है वो ए कायरल है। आप एक फुटबॉल इस तरफ ले लें, उसका मिरर इमेज फुटबॉल उधर ले लें, दोनों को फिर उठा के एक दूसरे के ऊपर डाल दे, वो एग्जैक्टली 100% एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। तो ऐसा कुछ जहां कहीं भी हो जाए उसको क्या बोलते हैं? ए कायरल बोलते हैं। अब रही बात आपको समझ में कैसे आएगी इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टर्म्स में चेक करते हैं। ये कार्बन इधर लगा OH, ये हाइड्रोजन, दिस इज CH3, दिस इज CH3। इसको स्ट्रक्चर नंबर ए बोल रहा हूं। इसका मैंने लिया मिरर इमेज, इसका मैंने क्या लिया? मिरर इमेज लिया। मिरर इमेज लिया तो यहां पर OH, इधर कार्बन, इधर CH3, इधर CH3, इधर H आएगा। अब इसको क्या किया मैंने? 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। इसको क्या किया मैंने? 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। अब अगर 180 डिग्री से रोटेट करूंगा तो ये सब मिटा दूं जो इधर बनाया हुआ है, इसको मिटा रहा हूं। अगर मैं इसे 180 डिग्री से रोटेट कर देता हूं तो जो स्ट्रक्चर आएगा आफ्टर रोटेशन वो क्या होगा? इसको 180 डिग्री रोटेट करना माने एग्जैक्टली इसको ऐसे पलट देना है। पलटेंगे तो क्या होगा? इधर CH3 हो जाएगा, यहां पे भी CH3 हो जाएगा, यहां हाइड्रोजन हो जाएगा, ये कार्बन और इसके ऊपर हाइड्रोजन। इसको स्ट्रक्चर नंबर C, इसको स्ट्रक्चर नंबर B और इसको स्ट्रक्चर नंबर A। कैन आई से कि A एंड C आर सुपर इंपोजिबल? A and C are superimposable, but A and B are non superimposable। क्यों? क्योंकि जब आप इसको उठा के यहां पे पुट करिएगा तो OH यहां पर आएगा, यहां पे CH3, इधर हाइड्रोजन उधर CH3, यहां पे इधर हाइड्रोजन उधर CH3, पर यहां CH3 के ऊपर OH और यहां OH के ऊपर CH3। तो ये नॉन सुपर इंपोजिबल है, एग्जैक्टली समथिंग लाइक दिस। तो ये सुपर इंपोज नहीं करेगा। तो A and C are superimposable images, but A and B are non superimposable images। इसको अपनी कॉपी में बना के क्लियरली नीचे लिख दीजिएगा, A and B, इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई मिरर इमेज ऐसा आ रहा है उसको 180 डिग्री घुमा देंगे तो एग्जैक्टली इसी के बराबर हो जाएगा। और ये तो होता है मिरर इमेज में, आप 180 डिग्री से ही तो घूम जाते हैं। आप इधर देख रहे हैं और एग्जैक्टली इसको ऐसे कर दीजिएगा तो आप उस तरफ चलेगा। अरे जब आप ब्रश व्रश कर रहे होते हैं तो इधर से आप देखिए तो आपका कौन सा, अच्छा राइट से कर रहे हैं, राइट हैंड से ब्रश कर रहे होते हैं, पर अंदर वाले की तरफ से देखिएगा तो आपको क्या लगेगा कि वो लेफ्ट हैंड से ब्रश कर रहा है इमेज। तो ऐसा कब हुआ? जब आपने इस इमेज को ऐसे 180 डिग्री से पलट दिया। तो इसलिए बता रहे हैं, सिर्फ जानकारी के लिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको समझ में आए। A and B आर नॉन सुपर imposable mirror images
whereas A and C are superimposable mirror images. ये लिख लीजिएगा तो एटलीस्ट कल को जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि सर ने मिरर इमेजेस और वो सब क्या जो कॉन्सेप्ट बोले थे वो सर क्या बोल रहे थे, वो आपको समझ में आ जाएगा. गॉट इट? उसके नीचे लिखें, ये लिख लिया, ये दोनों लाइनें लिख लिया आपने. चलिए इसको लिखिए और इसके नीचे आप लिखिएगा the optical isomers which are non superimposable images of each other, the optical isomers which are non superimposable mirror images of each other are called enantiomers. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? enantiomers का नाम देते हैं. The optical isomers which are non superimposable images of each other are called enantiomers. उसी को आप क्या बोलते हैं? enantiomers बोलते हैं. non superimposable images, this and this, these two are called as enantiomers. इसी को आप क्या बोलते हैं? enantiomers. enantiomers is a type of isomer. और आइसोमर का डेफिनेशन क्या होता है? having same molecular formula and different structural formula और spatial arrangement. स्पेस में इसका अरेंजमेंट ही तो वैरी कर रहा है. ये इधर OH है, यहां पे ये OH है. जब इसको आप इसके ऊपर ला के रखेंगे तो ये नॉन सुपर इंपोजिबल बन जाता है. तो स्पेस में इसका अरेंजमेंट अलग तरीके से किया हुआ है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज आइसोमर्स और उसमें स्पेशल नाम दिया गया एनांशियोमर्स. एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड enantiomerism. फुल स्टॉप. नोट डाल के इस बात को लिखिए जो भी मैं बोलने वाला हूं. राइट. द enantiomers have identical physical and chemical properties. The enantiomers have identical physical and chemical properties. बहुत इंपॉर्टेंट बात. इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी. जो एकमात्र चीज ये डिफर करेगा जिसमें, वो यही है कि जब आप इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्रॉस कराइएगा तो एक आपको डी फॉर्म देगा यानी डी रोटेशन देगा, एक आपको एल रोटेशन देगा. यही इसका अंतर होता है. तो लिखें, द enantiomers have identical physical and chemical property but differ with respect to rotation of plane polarized light. Rotation with plane polarized light. If, अच्छा वहां के नीचे if इसलिए लिख रहे हैं, हमें पता नहीं कि ये D देगा कि ये D देगा. अगर एक D देगा तो दूसरा L देगा. अब आप कहेंगे सर कैसे पता चले ये D दे रहा है या ये D दे रहा है? तो उसका फिर टेक्निक भी है निकालने का, पर ज्यादा बेटर हमें कैसे पता चलता है? पोलैरिमीटर से. पोलैरिमीटर से इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब आप क्रॉस कराइएगा तो पता चलेगा भाई राइट रोटेट करेगा फिर लेफ्ट रोटेट करेगा. वैसे इसका नियम भी है, आप ऐसा नहीं है कि कुछ नियम नहीं होता है, कुछ नियम भी है. जब बहुत ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करके सारे कंपाउंड्स को देखते हैं और देखने के बाद आपको पता चलता है कि किधर जिस तरीके से आप देख रहे हैं उसका बल्कियर ग्रुप जिधर जाता है, माने जिस तरह बल्कियर ग्रुप है, अगर वो राइट साइड जा रहा है तो उसको डी फॉर्म बोलते हैं और लेफ्ट साइड जाता है तो उसको एल फॉर्म बोलते हैं. तो ये तरीका भी होता है, पर हम लोग अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं कि तरीका सीखे. तरीका 11th क्लास में सिखाया जाता है कि आप कंपाउंड को देख के कैसे बता देंगे कि ये डी फॉर्म दिखाएगा कि एल फॉर्म दिखाएगा. पर तरीका होता है. कैसे तरीका होता है? वो कुछ तरीका निकाला गया है ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस. जब देखा इस कंपाउंड को डाला, फिर जब उसको देखा तो डी फॉर्म आया, फिर उसी टाइप का एक और कंपाउंड डाला, देखा डी फॉर्म आया, तो देखा दोनों में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं कि यहां पर अगर मेन ग्रुप लगा हुआ है और इसके बाद अगर राइट साइड में बल्कियर ग्रुप लगा है और राइट साइड में अगर बल्कियर ग्रुप है तो वो राइट साइड पे रोटेट कर रहा है और लेफ्ट साइड पे हो रहा है तो लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है. फिर उससे एक नियम बना लिया गया और उस नियम के अनुसार आप बिना पोलैरिमीटर से क्रॉस किए सीधे कंपाउंड को देख के भी आप आसानी से बोल सकते हैं. अगर वो सीखना है तो आप 11th क्लास के लेक्चर को देखिएगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा.
खैर आगे लिखें, फुल स्टॉप। रेसामिक मिक्सचर एंड रेसेमाइजेशन, रेसामिक मिक्सचर, हेडिंग डालिए, रेसामिक मिक्सचर, RACEMIC, रेसामिक मिक्सचर एंड रेसेमाइजेशन, RACEMISATION, रेसेमाइजेशन। वो इफ वाली लाइन कंप्लीट नहीं करवाए थे क्या? इफ वन इज डी फॉर्म देन अदर इज एल फॉर्म, इफ वन इज डी फॉर्म देन अदर इज एल फॉर्म। अगर एक डी फॉर्म होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एल फॉर्म हो जाएगा। देन ये आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप ये समझ पाएं कि वेल्डन इन्वर्जन शो करने वाले जो कंपाउंड है वो इसी प्रकार से अपने आप को रोटेट करते हैं। कैसे रोटेट कर रहे हैं? दिस फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म। अब आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा होगा कि यहां कहीं पे एक्स लगा होता था और ये एक्स क्या हो जाता था? न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाता था। तो दे आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। यहां पे अगर एक्स लगा हुआ है और यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल लगा है तो ये एक दूसरे में सुपर इंपोजिबल नहीं है, ये एक दूसरे में सुपर इंपोजिबल नहीं है। और अगर ये एक दूसरे पर सुपर इंपोजिबल नहीं है तो ये क्या दिखाएंगे? एनांशोमरिज्म दिखाएंगे। और एनांशोमरिज्म दिखाएंगे तो इसके दो फॉर्म होंगे, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। तो डी फॉर्म अगर इधर होगा तो एल फॉर्म इधर होगा। यही चीज बताने के लिए आपको ये सारा कहानी मुझे सिखाना पड़ रहा है कि आपको ये कैसे फील आएगा सर कि वो छत्ता पलट जाता है। बोला था ना कि ऐसे आप एक बार काला रंग वाला छत्ता दिख रहा है, बहुत तेज हवा चलती है तो वो उजला वाला छत्ता दिखने लगता है। हैव यू सीन दैट? वो बहुत तेज हवा चलती है, उसमें आप अगेंस्ट द विंड अगर जा रहे हैं तो छत्ता यूं ऐसे पूरा उल्टा हो जाता है। तो वो जो छत्ता उल्टा हुआ, ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैंने इतना सारा थ्योरी आपको पढ़ाया। दो फायदा हुआ, एक तो 11th क्लास का रिवीजन हो गया और आपका भी जो कॉन्सेप्ट अगर बाई चांस जो आपका पुराना पाप है जो आपने ऑलरेडी कर रखा है उसको भी धोने का, एक बार गंगा में नहाने का मौका वापस से मिल गया। हेडिंग डालें, रेसामिक मिक्सचर एंड रेसेमाइजेशन। अब ऐसा कोई कंपाउंड जो दोनों एनांशोमेरिक फॉर्म इक्वल अमाउंट में दे, लिखिए, अ मिक्सचर कंटेनिंग टू एनांशोमर्स, अ मिक्सचर कंटेनिंग टू एनांशोमर्स in equal proportion। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपाउंड जो है वो दोनों रोटेशन दिखाते हैं, डी रोटेशन भी दिखाते हैं और एल रोटेशन भी दिखाते हैं। डी रोटेशन दिखाया तो 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म, दोनों का नेट इंपैक्ट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, क्योंकि 50% एल साइड रोटेट किया और 50% डी साइड रोटेट किया। तो बाहर से देखने वाले को पता नहीं चलता है कि एक्चुअली यहां रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह का सब्सटेंस जो 50% डी फॉर्म दिखाए, 50% एल फॉर्म दिखाए, पर देयर इज नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में कॉम्पनसेट होगा और लाइट जो है वो बाहर बराबर जैसे निकल रही थी वैसे ही निकल गई। तो बाहर से देखने वाले को क्या लगता है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है। ऑप्टिकली इनएक्टिव था नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव था, बिकॉज 50% डी भी मिला और 50% एल भी मिला। ऐसे किसी सब्सटेंस को आप क्या बोलते हैं? रेसामिक मिक्सचर। मिक्सचर क्योंकि इसमें आधा डी है और आधा एल है, और ये जो प्रक्रिया है इसी को रेसेमाइजेशन बोलते हैं, जो फेनोमेना है इसी को रेसेमाइजेशन बोलते हैं। लिखिए, अ मिक्सचर कंटेनिंग टू एनांशोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन एज दी, कॉमा देके लिखिएगा, एज द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर, as the rotation due to one isomer will be cancelled by the rotation due to other isomer, will cancel the rotation due to other isomer. Such mixture is known as racemic mixture. Cancel the other isomer. एक का रोटेशन दूसरा क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रेसामिक मिक्सचर। Such type of mixture is known as racemic mixture. It is represented as उस तरह के मिक्सचर को, यानी रेसामिक मिक्सचर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप DL फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? DL फॉर्म या फिर प्लस माइनस फॉर्म। आपको बताया होगा डी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते थे? डी फॉर्म को प्लस फॉर्म और एल फॉर्म को माइनस फॉर्म। तो डीएल फॉर्म इसको बोलते हैं या फिर प्लस माइनस फॉर्म से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिख दीजिए, इट इज रिप्रेजेंटेड एज डीएल और प्लस माइनस फॉर्म।
इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव मींस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट तो कर रहा है, लेकिन जितना डी फॉर्म मिल रहा है उतना ही एल फॉर्म मिल रहा है, जिससे आपस में नेट एक्टिविटी यानी नेट रोटेशन जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो ये सब बहुत सिंपल सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में इसके ऊपर पूछा जा सकता है। व्हाट इज एनांशियोमर्स, व्हाट इज कायरल कार्बन, व्हाट इज कायरालिटी, व्हाट इज रेसमाइजेशन, व्हाट इज रेसामिक मिक्सचर। ऑब्जेक्टिव में इतने अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर कि आपको वो जिस तरह ये ऑप्टिकली रोटेट हो रहा है आपका ब्रेन ऐसे रोटेट करा देगा। तो वो संभव है, क्योंकि आपसे अगर मान लीजिए सिर्फ सवाल ना पूछ के, डेफिनेशन ना पूछ के, नीचे कुछ इस तरह का एग्जांपल दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ ये क्या है, अगर वो कह रहे नहीं 50% डी फॉर्म 50% एल फॉर्म है, तो ये क्या है, वेदर दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। समझ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव में इसके ऊपर बहुत अच्छे सवाल बनाए सकते हैं। अगर ज्यादा इसके ऊपर सवाल देखना है तो एम एस चौहान की किताब है, एम एस चौहान सर की किताब है, उस पर जाइए और जाके आप उसको चेक करिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर इतने सुंदर सर ने सवाल बनाए हैं। वो कहाँ भी होगा, बालाजी पब्लिकेशन की बुक आती है, एक बार चेक करिएगा। जो लोग आईआईटी के लिए अगर आगे सपना देख रहे हैं तो उनको तो बालाजी पब्लिकेशन की वो एम एस चौहान की किताब मस्ट है, बनाना ही चाहिए। नीट के लिए एम एस चौहान की किताब अब पहले तो एक ही हुआ करती थी, अब क्या कर दिया है सर ने, अब 2 किताबें कर दी है। नीट के लिए अलग, उसका लेवल थोड़ा सा नीचे है, पर आईआईटी के लिए जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर है। तो नीट के लिए सर ने अलग ही कर दिया, यानी उस वाली किताब में जो पहला और दूसरा एक्सरसाइज था उसको सर ने नीट के लिए अलग से बना दिया, तो नीट की अलग भी किताब आ दी। अब मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूं? मैं ऑर्गेनिक उन्हीं से पढ़ा हूं, मैंने जो ऑर्गेनिक पढ़ा है वो उन्हीं से पढ़ा है, तो इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूं कि उस किताब में क्या क्या, क्योंकि सर से ही डायरेक्ट मैंने ऑर्गेनिक पढ़ा है, एम एस चौहान सर से। काफी फेमस टीचर हैं, कोटा के वाइब्रेंट एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं, अब पहले बंसल क्लासेस में पढ़ाते थे जब मैं वहां पढ़ता था। खैर आगे लिखें द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, फुल स्टॉप देके लिखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डी और एल फॉर्म ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डी एंड एल फॉर्म, डी और एल फॉर्म of an optically active compound into racemic mixture is called racemization, उसको ही आप क्या बोलते हैं? रेसेमाइजेशन बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रेसेमाइजेशन। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं जब डी और एल फॉर्म है ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर सिर्फ डी है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, सिर्फ एल है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। उसमें अगर आप दोनों आइदर डी को 50% डी जितना दिया हुआ है उसमें अगर आप 50% एल मिला दें तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? बराबर। और ये जो प्रोसेस है जहां पर आप ऑप्टिकली एक्टिव डी फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी रेसामिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेसेमाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड एज रेसेमाइजेशन। हेडिंग डालें रिटेंशन। अब मैंने आपसे बताया होगा कि SN1 जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वहां पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, वेयरएज SN2 में वहां पे क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो रिटेंशन मतलब क्या? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया होगा रिटेंशन का क्या मतलब होता है। रिटेंशन का मतलब मैंने आपको समझाया था कि जब कभी भी जो आपका कंपाउंड है उसमें कुछ इस प्रकार से रिएक्शन हो रही हो कि सपोज करिए ये आपका कार्बन है, इस पर लगा है X, यहां पर एक CH3 लगा हुआ है, यहां पे सपोज करिए C2H5 लगा है, यहां पर H लगा हुआ है। अब यहां से जो पहला स्टेप है इसमें क्या हुआ? ये बॉन्ड ब्रेक किया तो आपको क्या मिला? तो आपको नेक्स्ट स्टेप में मिला C, इधर मिल गया CH3, इधर मिला C2H5 और इधर मिल गया H, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर नेगेटिव। ये रिएक्शन तभी होती है जब यहां पर आप क्या लेते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। याद आ रहा है कुछ? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? यहां से H+ प्रोड्यूस करेगा। ये H+ इस X- के साथ रिएक्ट करके HX बना लेगा। अगर ये HX बना रहा है तो यहां पर जो कंपाउंड है वो क्या होगा? CH3 C2H5, यहां पे बचा हुआ है H, इसके ऊपर प्लस।
अब न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। रीजन ऑफ अटैकिंग फ्रॉम दिस साइड वाज कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड था ये क्या था, बल्कियर ग्रुप था। यहां पे क्या लगा हुआ था, बल्कियर ग्रुप लगा हुआ था, तो बैक अटैक करना मुश्किल था, इसलिए वापस ये फ्रंट अटैक करेगा। फ्रंट अटैक करेगा तो अभी क्या होगा, कंपाउंड वापस से CH3, ये आपका कार्बन, ये C2H5, यहां पर CH3, और इधर क्या लग गया था, न्यूक्लियोफाइल लग गया। तो चूंकि मेरा कंपाउंड ओरिजिनल जो था वही बाद में भी मिला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आपके जो साइड ऑफ जो बल्कियर ग्रुप का साइड है वो चेंज नहीं कर रहा, उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि ग्रुप बल्कियर है। बल्कियर ग्रुप मतलब ज्यादातर SN1 मैकेनिज्म कहां देखा जाता है, 3 डिग्री कार्बन पे। 3 डिग्री कार्बन होता है तब ना वो पीछे से बैक अटैक नहीं कर पाता है। बैक अटैक नहीं करता है तो फिर यहां से वो निकलता है, निकलने का कारण स्टेबलाइजेशन बाय कार्ब कटायन। कार्ब कटायन स्टेबल होगा क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन होने की वजह से ये भी प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट और ये भी प्लस आई इफेक्ट, सब लोग इसको स्टेबलाइज कर रहे होंगे। स्टेबलाइजेशन अगर होगी तो ये आसानी से X- को छोड़ देगा। X- छोड़ेगा, अगर ये ऐसे ही रह गया तब तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू मेक इट इरिवर्सिबल हमने H+ के साथ इसको क्या करा दिया, अटैक कराया और HX मिल गया। उसके बाद जो हमारे पास कंपाउंड बचा उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया और आपका जो स्ट्रक्चर है वो रिटेन रह गया। तो ये होता है रिटेंशन। वेयरएज आपको मैंने SN2 में बताया था कि वो क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। बैक अटैक हुआ, जो इस तरफ हल्के हल्के ग्रुप थे वो पलट के पीछे चले गए और न्यूक्लियोफाइल इधर से आके जुड़ जाता है, तो ये होता है इन्वर्जन। लिखिए, व्हेन द रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट, व्हेन द रिलेटिव स्पेशियल SPATIAL spatial arrangement of bond to an asymmetrical center, to an asymmetrical center in a chiral molecule, in a chiral molecule remains same, वो चेंज नहीं करता है, remains same before and after the reaction, remains same before and after the reaction, पहले भी और बाद में भी अगर सेम रह जाए, the reaction is said to occur with, the reaction is said to occur with, remains same before and after the reaction is said to occur with retention of configuration, retention of configuration। तो उसमें ही हम उसे क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या कर गई, रिटेन कर गई। गॉट इट, गॉट इट। उसके नीचे अगर ये संभव हो तो एक बार ये एग्जांपल आप लिख लें। ये पोलर प्रोटिक वाला बात ये सब हटा दीजिएगा, ये सब नहीं लिखिएगा, वापस है ये सब हटा लीजिए, ये सारी चीजें हटा लीजिएगा और इसके अलावा जो बचा हुआ है उसको लिख लीजिए। गॉट इट। ये एग्जाम लिखा हुआ आपकी कॉपी में पहले से भी, इसको जल्दी से लिख लें। लिख लिए। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब यहां पे ना इतनी महत्वपूर्ण एक बात मैं आपको बताने वाला हूं जो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को ऊपर लेकर जाने वाला है। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। ये जो आपका कार्ब कैटायन प्रोड्यूस हुआ है, ये जो सेंटर है ये स्टीरियो सेंटर है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। अभी जो मैंने एग्जांपल बनाया है इसमें ये स्टीरियो सेंटर है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। ये जो कार्ब कैटायन बना है, ये जो कार्ब कैटायन बना हुआ है
ये स्टीरियो सेंटर है कि नहीं? स्टीरियो सेंटर का मतलब होता है उस कार्बन में तीनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, एसिमेट्रिकल होना चाहिए। ये एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है? दो ग्रुप एक है, तो ये एक कायरल है, कायरल नहीं है। अगर ये कायरल नहीं है तो ध्यान दीजिएगा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने याद होगा पहले H लिखा था, अचानक से बीच में चेंज किया, ध्यान आ रहा है? ये ध्यान आ रहा है? अब देखिए, अगर यहां पर ऐसा कुछ लगा हुआ है, अगर यहां पे ऐसा कुछ है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर ये ग्रुप अभी यहां पे है तो ये कायरल कार्बन है, अकायरल कार्बन है? कायरल कार्बन है क्योंकि तीनों ग्रुप अलग अलग हैं। तीनों ग्रुप क्या है? अलग अलग है। ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। ऑल आर हैविंग डिफरेंट ग्रुप्स। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक करेगा, इसके पास अटैक करने की कितने साइड है? या तो इधर से अटैक करें, नहीं तो इधर से अटैक करें। क्यों? समझिए, क्यों समझना बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग, क्योंकि स्ट्रक्चर जब तक आप नहीं समझिएगा, कहानी आगे आपको समझ में नहीं आएगी। देखिए, पहले ध्यान दीजिएगा, ये CH3 था, ये CH3 था, दिस वॉज X एंड दिस इज C2H5। ये आपका पहला वाला कंपाउंड है। आप X इसको मान रहे ना, ऐसे समझिए। ये दोनों CH3, ये C2H5, दोनों CH3 सेम कलर का, इधर लगा है X, इधर लगा है C2H5। क्या हुआ? X यहां से निकला। द मोमेंट X यहां से निकलेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। पहले sp3 था, 3 कार्बन थे, अब क्या हो गया? sp2। sp2 बनाता है इस तरह का प्लेनर स्ट्रक्चर। ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है ऐसा है, और ये कार्बन क्या पोजेस कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। अब अगर ये दोनों CH3 हैं, दोनों सेम हैं, तो इधर से अटैक करे कि इधर से अटैक करे, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, तो सिर्फ आपको एक ही फॉर्म मिलेगा, आइदर D और L फॉर्म। ये क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? लेकिन अगर मेरा प्लेनर स्ट्रक्चर ऐसा है जहां पे तीनों क्या है? अलग अलग हैं, तीनों डिफरेंट हैं। अब जो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इस साइड से अटैक करे, क्योंकि प्लेनर है ना, प्लेनर है तो इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी। अगर इधर से अटैक किया तो ये ग्रुप का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर D है, तो इधर से आके अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? L। तो ध्यान रखना है कि SN1 में दो केसेस बनते हैं। किसमें? SN1 में दो केसेस बनते हैं। अगर आपका जो प्लेनर स्ट्रक्चर बना है वो सिमेट्रिकल है, तो आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज ओनली D और ओनली L फॉर्म। लेकिन अगर SN1 मैकेनिज्म में आपका एसिमेट्रिकल बन रहा है प्लेनर स्ट्रक्चर, तो आपको इधर से अटैक हुआ तो D मिला, तो उधर से अटैक हुआ तो L मिलेगा। यानी अगर जो प्लेनर स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी वो कायरल सेंटर है, यानी वो स्टीरियो सेंटर है, वो कायरल कार्बन है, तो दोनों साइड से अटैक होने की संभावना है। क्योंकि एसिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो एक साइड से अटैक करेगा तो D फॉर्म मिलेगा, उस साइड से अटैक करेगा तो L फॉर्म मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? अब थोड़ा और उस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जा रहा हूं। अगर मुझे D और L दोनों मिलने की संभावना बराबर है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी, तो मुझे क्या मिला? 50% D और 50%, तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? रेसामिक मिक्सचर। यानी SN1 मैकेनिज्म के अंदर अगर आपका कार्बन सिमेट्रिकल है तो ओनली D और ओनली L फॉर्म मिलता है। अगर आपका कार्बन एसिमेट्रिकल है SN1 मैकेनिज्म के अंदर, तो आपको रेसामिक मिक्सचर मिलेगा। क्लियर? SN2 में ओनली इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, whereas in SN1 there is retention of configuration. In case of retention, if the carbon is symmetrical, you will get either D form or L form. If the carbon is asymmetrical, you will get 50% D, 50% L, and the product will be a racemic mixture. क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो अगर एग्जाम में इस तरह से कुछ भी घुमा फिरा के पूछे, उसको आप संभाल सकते हैं। SN1 के अंदर दो एस्पेक्ट आते हैं। कार्बन कैसा है? कार्बन अगर सिमेट्रिकल है तो रेसेमिक मिक्सचर बने, सॉरी,
एसिमेट्रिकल है तो रेसामिक मिक्सचर बनता है, सिमेट्रिकल है तो आइदर डी फॉर्म और एल फॉर्म मिलता है। इसके ऊपर इतने बढ़िया बढ़िया सवाल बनाए जा सकते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे कि जिसको ये समझ में आ गया वो उसका आंसर दे पाएगा, जो अगर नहीं समझा है तो इसका आंसर वो अपने बाप जन्म में भी नहीं दे पाएगा। बात समझ में आ रही? चलिए, तो ये इस रिटेंशन कंप्लीट हो गया। उसके नीचे बस एक छोटा सा हेडिंग डालें, इन्वर्जन। अच्छा नहीं, रिटेंशन के अंदर लिखिए, इन नोट डाल के लिखिए, इन SN1 मैकेनिज्म if the carbon is symmetrical, if the carbon is symmetrical, कौन से फॉर्म में? ये वाला, if the carbon is symmetrical when it is planar carb cation, when it is planar carb cation, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, when it is planar carb cation, then will get either D form or L form, will get either D form or L form, then we'll get either D form or L form। आपको या तो D form मिलेगा नहीं तो L form मिलेगा। अब उसके लिए तो पोलैरिमीटर के पास जाना होगा, और नहीं तो फिर क्लास 11th में जो सीखना है कि कैसे किधर जो बल्कियर ग्रुप किधर है उधर रोटेट होगा, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है सीखने वाला कि पता कैसे करेंगे कि वो डी फॉर्म है कि एल फॉर्म है। उसके लिए भी कम से कम 3 लेक्चर चाहिए, तो मैं अभी नहीं पढ़ा के, आप अगर सीखना चाहते हैं तो 11th क्लास का जो सेम आइसोमेरिज्म का लेक्चर सीरीज होगा उसका आप देख के आप सीख सकते हैं। गॉट इट? और सेकंड नोट का सेकंड पॉइंट लिखिए, इन SN1 मैकेनिज्म if the carbon is asymmetrical, if the carbon is asymmetrical, ब्रैकेट में आप लिखेंगे प्लेनर कार्ब कैटायन, प्लेनर कार्ब कैटायन, प्लेनर कार्ब कैटायन will get equimolar mixture of, will get equimolar mixture of both A and B, sorry, equimolar mixture of both D and L form, both D and L form, that is racemic mixture, that is racemic mixture, and the product is optically inactive, and the product is optically inactive। तो ये वाला अगर मेरा कंपाउंड है, ये वाला अगर मेरा कंपाउंड है और तब जो अगर मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, रेसामिक मिक्सचर होगा, यानी एक दूसरे का क्या होगा, मिरर इमेज मुझे मिलेगा, और वो मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से होगा, ये CH3, ये C2H5 और यहां पर हाइड्रोजन। इफ दिस इज D फॉर्म देन दिस इज L फॉर्म। यहां पे आपको ये 50% मिलेगा, तो ये भी कितना मिलेगा, 50%, और ये होगा रेसामिक मिक्सचर। तो थोड़ा सा सवाल में परिवर्तन कर लीजिए और वापस से इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए। जब आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड में इस तरह से रिएक्शन को लेकर जाएंगे, तो यहां के बाद आपको क्या मिलेगा, 50% डी फॉर्म एंड 50% एल फॉर्म। ये सुपर नॉन सुपर इंपोजेबल क्या है, मिरर इमेजेस हैं, एक को डी बोलेंगे और दूसरे को एल। अब ये नहीं सर इसी को डी बोल दें, मुझे पता नहीं, ये डी है तो ये एल है, अगर ये एल होता तो ये डी होता, ऐसा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।